नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील बात हम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी एसएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस टॉपिक से दोस्तों इस वीडियो में 100 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं और जितने भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हैं वो सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसलिए आप यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की यदि आपको PDF चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों, हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास निम्न में से कौन सा है? तो ए इतवार दे लिटरेचर हिंदुस्तानी, या फिर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से शिव सिंह सरोज, या फिर द मिस्र बंधु विनोद। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है इतवार दे लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, हिंदी में लिखा हिंदी का प्रथम साहित्य कौन सा है? मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर शिव सिंह सरोज। तो हिंदी में लिखा हिंदी का प्रथम जो साहित्य है दोस्तों वो है शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आगे देखते हैं हम, हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। इसका उत्तर ए अनिरुद्ध प्रसाद द्विवेदी, बे गार्हस्थ्य तासी, से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये विधेयवादी पद्धति का निर्माण किया गया है, इसलिए इनका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न दोस्तों, निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? हिंदुस्तान की जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी शब्दसागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का उदय एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हिंदी शब्दसागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पांचवा दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल दिया है, संधिचरण काल नाम दिया है, आरंभिक काल नाम दिया है, या फिर बीज बपन काल नाम दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वीरगाथा काल दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने उत्थानों में बांटा है? 1 उत्थानों में, 2 उत्थानों में, 4 में, या फिर 3 में? तो राइट आंसर होगा 3 उत्थानों में इन्होंने इसको साहित्य को बांटा है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी में, फ्रेंच में, फारसी में, या फिर अंग्रेजी में? तो 7वें का जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच भाषा में प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। तो दोस्तों आप भी जो है प्रयास कीजिए, 100 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न हल कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न दोस्तों हिंदी साहित्य के ही हैं और किसी सब्जेक्ट के इसके अंदर समाहित नहीं किए गए हैं। आगे देखिए प्रश्न, शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1880 में, 1883 में, 1881 में, या फिर 1888 में? तो 8 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका 1883 में शिव सिंह सरोज नामक रचना का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 9वां, गार्हस्थ्य तासी ने अपने इतिहास में कुल कितने कवियों का उल्लेख किया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 700 कवियों का, 738 कवियों का, 740 कवियों का, या फिर 748 कवियों का? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 738 कवियों का उन्होंने हिंदी साहित्य में
कवियों का उल्लेख किया है। गार्सद तासी ने जिन कवियों का उल्लेख किया है उनमें हिंदी के कवियों की संख्या महत्व कितनी थी? 70, 74, 76 या फिर 72। तो इसका राइट आंसर है 72 कवि केवल मात्र जो है हिंदी के थे, बाकी अन्य भाषाओं के थे। आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कितनी रचनाओं के आधार पर माना है, कहा है? ए 10 रचनाओं के आधार पर, बे 12 रचनाओं के आधार पर, से 14 रचनाओं के आधार पर, दे 16 रचनाओं के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपके बे 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को माना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 12वां। आचार्य शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है किस भाषा की है? ये भाषा जो है किस भाषा की है? तो ए अपभ्रंश भाषा की, वे देश भाषा की, से अपभ्रंश और देश भाषा की, दे मैथिली भाषा की। तो ये जो रचना है दोस्तों 12 वो एक अपभ्रंश भाषा की रचना है और एक देश भाषा की रचना है। मतलब टोटल इसमें 12 रचना है जिसमें 5 अपभ्रंश की है और 7 जो है देश भाषा की है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 13वां। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लेखक कौन है? ए हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, बे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, से गणपति चंद्र गुप्त, दे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो 13वें का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है। तो दोस्तों आप भी जो है ये जो प्रश्न दिए गए हैं 100 आप भी प्रयास कीजिए इस 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइए आप। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 14वां। जॉर्ज ग्रीशम ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? चरण काल, वे सामंत काल, दे सिद्ध चरण काल, दे संधि चरण काल। तो इसका 14 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका इसको चरण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रीशम ने आदिकाल को। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। सिद्धों का संबंध किससे है? सिद्धों का जो संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, हीनयान धर्म से है या फिर वज्रयान धर्म से है? तो इसका जो राइट आंसर है 15 का वो है आपका दे वज्रयान से है इनका संबंध। सिद्धों में प्रथम सिद्ध किसी माना गया है? सिद्धों में प्रथम सिद्ध किसी माना गया है? शेरपा को, लुइपा को, कन्हड़पा को या फिर डोम्बिया को? तो इसका जो राइट आंसर है आपका शेरपा को सिद्धों में प्रथम सिद्ध माना गया है। 17वां प्रश्न दोस्तों आगे। शेरपा का अन्य नाम कौन कौन सा माना जाता है? सरोज वज्र, शहरपाद, राहुल भद्र या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है इनको सरोज वज्र के नाम से, राहुल भद्र के नाम से, शहरपाद इन तीनों के नाम से भी जाना जाता है। नाथों को सिद्धों से अलग करता है, नाथों को जो है सिद्धों को अलग करता है। नाथों किससे सिद्धों को अलग करता है? काया की साधना से, व पंचमकार का परित्याग करने से, सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति से या फिर गुरु का महत्व के माध्यम से। तो इसमें नाथों को सिद्धों से जो अलग करता है वो कौन सी विशेषता है? इसमें 18वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका पंचमकार का परित्याग। मदिरा, मछली ये वगैरह सेवन करना, ये 5 मकार दोस्तों इनके पंचमकार जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां। गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पीतम्बर दत्त बड़वाल ने, बर्थवाल ने और दे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका जो राइट आंसर 19 का वो रहेगा आपका से पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां। नाथों को अवधूत मत सन्यासी किसने कहा है? ए हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने, बे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, से पीतम्बर दत्त बड़वाल ने, बर्थवाल ने, दे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका जो राइट आंसर है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को अवधूत मत सन्यासी कहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये, और ये जो भी सभी प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, स्किप ना करें। यहाँ से आपके लगभग
5 प्रश्न आने की मुझे संभावना है पूरी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 21वां, शेरपा को, शंभू को, पुष्पदंत को या फिर धनपाल को? तो 21 में अगर जो राइट आंसर दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वो कहा जाता है शंभू को कहा जाता है। शंभू की रचना कौन सी है? शंभू की जो रचना है वो कौन सी है? पयम चरित्र है, महापुराण है, रणकुमार चरित्र है या फिर जसहर चरित्र है? तो इसका जो राइट आंसर है 22 का वो है आपके पयम चरित्र, पयम चरित्र या परिम चरियु। तो इसका जो सही राइट आंसर है वो है आपका ए। 23वां प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम। हिंदी लिखने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, शेख नबी या फिर नियामत खां? तो इसका जो राइट आंसर है अब्दुल रहमान के द्वारा जो है प्रथम हिंदी लिखने वाला एक कवि है। प्रथम रचना हिंदी में लिखी गई थी अब्दुल रहमान के द्वारा। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 24वां, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि के रूप में कौन विख्यात है, कौन प्रसिद्ध है? हेमचंद्र व मेरुतुंग से क्षेमेंद्र और द धनपाल? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हेमेंद्र के द्वारा जो है को प्राकृतिक का पाणिनि कहा गया है। प्राकृत भाषा मतलब का उसका पाणिनि कहा गया है इसको। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम 25वां। देखिएगा, सर्वाकाचार 1933 ईस्वी में इसकी जो है रचना हुई थी, संपादन हुआ था। कि रचनाकारक कौन है? देवसेन है, रविसेन है, हेमचंद्र हैं या फिर सत्येंद्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है देवसेन के द्वारा सर्वाकाचार लिखा गया है। ये प्रथम रचना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 26वां दोस्तों आगे देखते हैं हम। आचार्य मुनि जिन विजय सूरी ने रास परंपरा की प्रथम रचना किसे माना है? ए भरेश्वर बाहुबली को रास को, चंदनवाला रास को, नेमिनाथ रास को या फिर रेवंतरी गिरी रास को? तो इसका जो राइट आंसर है भरेश्वर बाहुबली रास को इन्होंने रास परंपरा की जो है प्रथम रचना माना है मुनि जिन विजय सूरी ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों 27वां। सॉरी दोस्तों, किस जैन कवि का संबंध जालोर राज्य से है? तो देवसेन का, आसकू कवि का, शालिभद्र सूरी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आसकू कवि का संबंध, जैन कवि का संबंध जालोर जो है जालोर राज्य से है, अर्थात जालोर जिले से है, राजस्थान से है। 28वां प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, रामचरितमानस है, प्रिय प्रवास है या फिर कामायनी है? तो इसका जो राइट आंसर है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य के लिए बात करते हैं तो वो है पृथ्वीराज रासो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदी की प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी की प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है तो पद्मावत है, ढोल मारूरा दोहा है, बीसलदेव रासो है या फिर पृथ्वीराज रासो है? तो 29 का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा बीसलदेव रासो। ऐसी रचना है जिसमें हिंदी की प्रथम रचना है जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे 30वां। वीरगति के नाम से कौन सा रासो विख्यात है? देखिए, अच्छा प्रश्न है ये भी शानदार। वीरगति के नाम से कौन सा रासो विख्यात है? खुमार रासो, ब बीसलदेव रासो, से परमाल रासो, दे पृथ्वीराज रासो। तो 30 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका बीसलदेव रासो। ये वीर गीत के नाम से है, ध्यान रखना, वीर गीत के नाम से है दोस्तों ये रासो विख्यात है, बीसलदेव रासो। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम। निम्न में से सर्वाधिक अप्रमाणिक रासो कौन सा है? अप्रमाणिक रासो की बात की जा रही है, प्रमाणिक नहीं। अप्रमाणिक रासो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, खुमार रासो है, परमाल रासो है या फिर बीसलदेव रासो है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है परमाल रासो। इसको अप्रमाणिक रासो कहा जाता है।
ठीक है, सर्वाधिक अप्रमाणिक रासो है ये। 32वां प्रश्न दोस्तों आगे, पृथ्वीराज रासो के उद्धारक माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के जो उद्धारक हैं, जिन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई है, वो कौन से व्यक्ति हैं? ए कर्नल जेम्स टॉड, व जॉर्ज गियसन, से डॉक्टर बुलर, द चार्ल्स इलियट। तो इसका जो राइट आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। ये इसने पृथ्वीराज रासो को उद्धारक माने जाते हैं ये। आगे देखिए, विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार क्या है? विद्यापति की जो प्रसिद्धि का आधार है, विख्यात होने का जो आधार है, वो कौन सी रचना है? पदावली है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है और भू परिक्रमा है। हालांकि ये चारों रचना दोस्तों इन विद्यापति की हैं, किंतु प्रसिद्धि इन्हें किससे मिली है वो रचना इसमें पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर पदावली, ये पदावली जो रचना है वो विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यापति का उपनाम क्या है? विद्यापति का उपनाम है वो है मैथिली कोकिल, अभिनय जयदेव, कवि शेखर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा आपका 34 का उपयुक्त सभी, क्योंकि विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, इनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, इनको कवि शेखर भी कहा जाता है। और द राइट आंसर होगा उसका द। बसंत विलास में दोहों की संख्या कितनी है? 80, 82, 84 या 85। तो 35 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका 84। इसमें संख्या जो है इनकी कितनी है? बसंत विलास में दोहों की संख्या 84 है। कितनी दोस्तों? 84 है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम। बसंत विलास के संपादक कौन है? इस रचना जो है इसके संपादक कौन रहे हैं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, बसंत विलास के संपादक कौन है? केशवलाल हर्षद राय, ध्रुव या फिर रामरंजन दास, से हाजी मोहम्मद और द सुमति कुमार चटर्जी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों केशवलाल हर्षद राय ध्रुव के द्वारा इसका संपादन किया गया है बसंत विलास नामक रचनाओं का। मैथिली गद्य की प्रथम रचना, मैथिली भाषा की गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? आपको बताना है। इसमें से वर्ण रत्नाकर है या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, बसंत विलास है या फिर पदावली है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है वर्ण रत्नाकर। मैथिली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है वर्ण रत्नाकर को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम। भक्ति आंदोलन का कारण, इस्लामी आक्रमण का परिमाण मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, व हजरत प्रसाद द्विवेदी, से गणपति चंद्र गुप्त और द डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 38 का वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है इसका परिमाण मानने वाले विद्वान है ये। इस्लाम आक्रमण के कारण भक्ति आंदोलन क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। इसका प्रमुख कारण मानते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? नामदेव को, रामानंद को, ज्ञानदेव को या फिर कबीर दास को। तो इसका जो राइट आंसर है रामानंद को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम 40वां। कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रकट थी, ये कथन किसका है? कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रकट थी, ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजरत प्रसाद द्विवेदी का है, गणपति चंद्र गुप्त का है या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गुरु नानक के दर्शन संबंधी रचना कौन सी है? आसिदावार या असदीवार, नसीहतनामा, जपूजी या फिर सोहिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु नानक के दर्शन संबंधी रचना जो है वो है जपूजी से इसका जो राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। 42वां भूषण का मूल नाम क्या था? घनश्याम दास था, श्यामदास था, सुंदर था या फिर कृष्णदास था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है घनश्याम दास इनका भूषण का मूल नाम था। कवि भूषण को भूषण नाम किसने दिया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कवि भूषण को भूषण नाम जो दिया था वो किसने दिया था? चित्रकूट नरेश दुर्गदेव सोलंकी ने, व चित्रकूट नरेश शिव प्रताप सोलंकी ने, चित्रकूट नरेश इंद्रजीत सोलंकी ने या फिर चित्रकूट नरेश राम सिंह सोलंकी ने। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका चित्रकूट नरेश रुद्रदेव सोलंकी के द्वारा इन्हें भूषण नाम दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संतों में स्त्रियों के प्रति सर्वाधिक उदार संत किसे माना गया है? संतों में स्त्रियों के प्रति सर्वाधिक उदार
संत किसे माना गया है? कबीरदास जी को, गुरु नानक को, दादू दयाल को या फिर सुंदरदास को। जिसका जो राइट आंसर 44 का दोस्तों वो है आपका नानक को जो है उदार संत माना गया स्त्रियों के प्रति। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके, अच्छे प्रश्न कर सकें दोस्तों आप। आगे देखिएगा 45 प्रश्न है, संतों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन से हैं? कबीरदास जी हैं, दाऊद दयाल हैं, सुंदरदास हैं या फिर मुल्लकदास हैं। तो संतों में यदि बात करें सबसे सर्वाधिक जिसमें अष्टछाप के कवियों में आते हैं दोस्तों ये, इनका नाम है सुंदरदास, ये संतों में सर्वाधिक शिक्षित संत थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम 46वां, श्रृंगार रस के विरोधी संत रूप में विख्यात संत कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस के रूप में जो विरोधी संत रहे हैं वो कौन से कवि हैं? देखिएगा, सुंदरदास हैं, मुल्लकदास हैं, दाऊद दयाल हैं या फिर कबीरदास हैं। तो इसका 46 का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आपका सुंदरदास। सुंदरदास जो हैं वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि हैं, विख्यात हैं इनके रूप में। मुल्लकदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना, मुल्लकदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ज्ञानबोध है, ज्ञान पोरछी है, ज्ञान समुद्र है या फिर रतन खान है। तो इसका जो राइट आंसर है 47 का वो सोचिए और बताइए मुझे, इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञानबोध। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 48 का प्रश्न दोस्तों, ज्ञानबोध मुल्लकदास किस भाषा की रचना है? ज्ञानबोध मुल्लकदास किस भाषा की रचना है? तो ये मुल्लकदास के द्वारा लिखी गई है, अवधी भाषा की है, ब्रज भाषा की है, मैथिली भाषा की है, फिर या खड़ी बोली की है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अवधी भाषा में ये रचना लिखी गई है, ज्ञानबोध मुल्लकदास के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सुंदरदास की रचनाओं का संपादन किसने किया है? सुंदरदास की रचनाओं का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया है, रामविलास शर्मा ने किया है, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है या पुरोहित रामनारायण ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा इसका संपादन किया गया है सुंदरदास की रचनाओं का। 49 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम दोस्तों, नाथों और संतों के बीच की कड़ी माने जाने वाला संप्रदाय कौन सा है? नाथों और संतों के बीच की कड़ी माने जाने वाला जो संप्रदाय है कौन सा? परिणामी संप्रदाय है, नंजनी संप्रदाय है, लाल दासी संप्रदाय है या फिर बिश्नोई संप्रदाय है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है परिणामी संप्रदाय है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं 51वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिसका विरोध सुंदरदास ने किया है? रसिक प्रिया है, रसमंजरी है, सुंदर श्रृंगार है या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है 51 का वो है इन्होंने रसिक प्रिया, ठीक है, और सुंदर श्रृंगार और रसमंजरी इन तीनों रचनाओं का किया दोस्तों विरोध किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे 52वां, बलवाचार्य की अधूरी रचना कौन सी है जिसे विट्ठलनाथ ने पूरा किया था? ये बलवाचार्य गुरु हैं, पिता हैं विट्ठलनाथ के, उनके गुरु भी हैं और इनके पिता भी हैं कौन? वल्लभ आचार्य, और उनके शिष्य यानी पुत्र कौन है? विट्ठलनाथ ने पूरा किया था इनकी रचना को। तो अणुभाष्य को रचना को या फिर रस सिद्धांत कुमुदी को, वेदांत कौस्तुक को या फिर वेदांत। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर अणुभाष्य है, इसका जो है इन्होंने इसको पूरा किया था क्योंकि इनका समय से लिखने से पहले इसको ध्यान हो चुका था दोस्तों। आगे देखिएगा 53वां, अष्टछाप की स्थापना विट्ठल ने किस वर्ष की थी? अष्टछाप के कवियों की जो है स्थापना है वो विट्ठलनाथ ने किस समय की थी? तो 1560 ईस्वी में की थी, 1562 में, 1565 ईस्वी में या फिर 1570 ईस्वी में? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों से 1565 ईस्वी में अष्टछाप के कवियों की स्थापना की गई थी। ओके, निम्नलिखित अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन सा नहीं है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, 8 शिष्यों में से कोई पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा शिष्य नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, फिर नंददास। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका चौथा नंददास। नंददास जो है वो अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो किसके हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य दोस्तों कौन? नंददास। तो आप ये भी ध्यान रखें कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं, तो चारों का 8 का ध्यान रखें कि 4 किसके हैं और 4 किसके हैं। आपको इस प्रकार से इस प्रश्न को याद रखना है, इस प्रकार से ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो नंददास जो कवि हैं दोस्तों वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, ठीक है। ओके, ध्यान रखें आप। आगे देखिए, संतों को कहाँ शीघ्र सो काम कथन किसका है?
संतों को कहाँ सीखनी सो काम, आवत जात पनैया टूट गई और मिल गए जो है बिसर गए हरि को नाम, ये कहावत है। तो ये जो कथन है दोस्तों वो किस कवि का है? कुम्भनदास का है, सूरदास का है, नंददास का है या फिर परमानंद का है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 55 का वो क्या होगा जो है ये इसका राइट आंसर ये कुम्भनदास का कथन है। कुम्भनदास का ये कथन है। नंददास को जड़िया की उपाधि किस रचना के आधार पर दी गई है? नंददास को जड़िया की जो उपाधि है दोस्तों वो किस रचना के आधार पर दी गई है? तो देखिए रस मंजरी के आधार पर, रूप मंजरी के आधार पर, मान मंजरी के आधार पर या फिर रास पंचाध्यायी के आधार पर। तो इसका जो 56 का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा रास पंचाध्यायी के नाम पर के आधार पर इन्हें नंददास को, जो कि विठलनाथ के शिष्य थे, जड़िया की उपाधि इन्हें दी गई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे 57वां। नंददास की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? कृष्ण रचना कौन सी नंददास की? रसमंजरी है, रास पंचाध्यायी है, रूप मंजरी है और मान मंजरी है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है रास पंचाध्यायी है, क्योंकि इनके आधार पर इनको जो है जड़िया की उपाधि दी गई थी। इस और इसी के कारण ये इनको यश कीर्ति प्राप्त हुई थी, प्रसिद्धि मिली थी। तो इसका राइट आंसर है रास पंचाध्यायी। आशीष साहब के किस कवि भक्त का संबंध जो है भरतपुर राजस्थान से है? तो 58 का राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है कुम्भनदास, चतुर्दास, कुम्भनदास व चतुर्दास, दे गोविंद स्वामी। तो 58 का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा गोविंद स्वामी। ये इनका संबंध जो है भरतपुर राजस्थान से रहा है। अष्टचाप के कवियों में उम्र में सबसे बड़े और सबसे छोटे कवि कौन से हैं? उनका युग में आपको यहाँ से बताना है। इन कवियों में से 59 का राइट आंसर आपको दिखाना है। कुम्भनदास, नंददास, ठीक है, ये सबसे बड़े सबसे छोटे, कुम्भनदास चतुर्दास, कुम्भनदास परमानंदास, कुम्भनदास कृष्णदास। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों 59 का वो क्या होगा देखिएगा, कुम्भनदास सबसे बड़े थे उम्र में, ठीक है, और नंददास सबसे छोटे थे अष्टचाप के कवियों के अंतर्गत। इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 60वां। अष्टचाप के किस कवि भक्त को श्रीनाथ के मंदिर का भेंटिया यानी अधिकारी नियुक्त किया गया? सूरदास को, नंददास को, कृष्णदास को या फिर परमानंदास को? तो 60 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका कृष्णदास को। कृष्णदास को जो है इसका मंदिर का, श्रीनाथ मंदिर का भेंट यानी अधिकारी घोषित किया गया था, नियुक्त किया गया था। 61 का प्रश्न देखिए नेक्स्ट आगे। प्रभु हो सब पति तन को टीको पद किसने गाया है? प्रभु हो सब पति तन को टीको किसने ये पद गाए थे? तो सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने, परमानंदास ने या फिर कृष्णदास ने? इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये सूरदास के द्वारा ये पद गाए गए थे। ओके, 65वां प्रश्न दोस्तों देखिए आप आगे। अष्टचाप के कवि भक्तों में सूरदास के बाद वात्सल्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध पद किसने लिखे हैं? हालांकि बताया अपन को कि सूरदास जी जो श्रृंगार और वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, किंतु इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसका? कृष्णदास का है, परमानंदास का है, गोविंद स्वामी का है या फिर चीत स्वामी का है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है परमानंदास का है। तो देखिए आप, ये ट्रिक है मेरे पास दोस्तों सामने कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं और विठलनाथ के 4 शिष्य हैं। ट्रिक है KKSP और CGNG। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम। 63वां प्रश्न है, सूरदास कृत ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है द उपयुक्त। सभी रचना है जो है सूरदास की रचना है दोस्तों। इसमें आगे देखिएगा, सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट के पद मिलते हैं? सूरसागर में, साहित्य लहरी में, सूरसारावली में, भ्रमर गीत में? तो याद रखिएगा साहित्य लहरी जो रचना है इसमें दृष्टकूट के पद मिलते हैं, जिसमें गोपियाँ, उद्धव और कृष्ण की जानकारी मिलती है। आगे प्रश्न दोस्तों देखिए, भ्रमर गीत मूलतः किस ग्रंथ से प्रेरित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। भ्रमर गीत भागवत पुराण से मिलता है, महापुराण से मिलता है, विष्णु पुराण से मिलता है या फिर महाभारत से इसका
संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है भागवत पुराण से इसका संबंध मिलता है। 65 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट 66वां प्रश्न दोस्तों आगे। भंवर गीत, वो भ्रमर गीत है, ये भंवर गीत है। भंवर गीत रचना निम्न में से किस कवि भक्त की है? सूरदास की है, परमानंद दास की है, कृष्णदास की या फिर नंददास की है? तो इसका जो राइट आंसर 66 का वो है नंददास के द्वारा ये रचना लिखी गई है। आगे दोस्तों 67 वाला प्रश्न। सत्यनारायण कविरत्न को किस नाम से भी जाना जाता है? कविरत्न इनकी उपाधि है दोस्तों सत्यनारायण की। तो ब्रज कोकिल के नाम से, मैथिली कोकिल के नाम से, अवधि सम्राट के नाम से या फिर नव कवि शेखर के नाम से। तो 67 का राइट आंसर है आपका ए, ब्रज कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी रचना कौन सी है? ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी रचना जो है, अंतिम बड़ी रचना पूछ रहा है, प्रथम रचना नहीं पूछ रहा है, अंतिम बड़ी रचना पूछ रहा है दोस्तों। प्रिय प्रवास है, कनुप्रिया है, उद्धव शतक है या फिर भ्रमर दूत है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका उद्धव शतक। ये ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी रचना है। पुष्टि मार्ग का मेरुदंड किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का मेरुदंड किस कवि को कहा गया है? सूरदास को कहा गया है, विठल नाथ को कहा गया है, कुंभन दास को कहा गया है या फिर कृष्णदास को? राइट आंसर इसका सूरदास को कहा गया है। 17वां प्रश्न दोस्तों। सूफी काव्यधारा परमाख्यान की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? अंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर मृगावती? राइट आंसर इसका चंदायन जो रचना है वो सूफी संत काव्यधारा की प्रथम रचना है परमाख्यान की। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी मानते हैं ये? आचार्य शुक्ल जो है सूफी रचना प्रथम किसे मानते हैं? अंसावली को, चंदायन को, सत्यवती कथा को या फिर मृगावती को? तो इसका राइट आंसर मृगावती को जो है शुक्ल जी प्रथम रचना मानते हैं, सूफी रचना प्रथम रचना मानते हैं। सूफी परंपरा की अंतिम बड़ी रचना कौन सी है? प्रथम ध्यान रखें और अंतिम ध्यान रखें। पद्मावत या फिर इंद्रावती, अनुराग बांसुरी या फिर मधुर मालती? इसका राइट आंसर दोस्तों इंद्रावती, ये सूफी परंपरा की अंतिम बड़ी रचना है। ओके, 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जिसने कड़बक शैली की चौपाइयों के साथ दोहों के स्थान पर बरवैये छंद का प्रयोग किया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, नूर मोहम्मद ने, जायसी के द्वारा या उस्मान के द्वारा या फिर मंझन के द्वारा? इसका राइट आंसर है नूर मोहम्मद के द्वारा इन्होंने जो है कड़बक शैली के साथ साथ जो है चौपाइयों के स्थान पर, दोहे के स्थान पर बरवैये छंद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 74वां दोस्तों। चंदायन मुल्ला या दाऊद को लोर कथा किस विद्वान ने कहा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये। कामता प्रसाद गुरु के द्वारा, माता प्रसाद गुप्त के द्वारा, विजय देवनारायण साई के द्वारा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा? इसका राइट आंसर दोस्तों माता प्रसाद गुप्त के द्वारा इन्हें माना गया है। जायसी ने पद्मावत की रचना कब पूर्ण की थी? जायसी ने पद्मावत की जो रचना है वो कब पूर्ण की थी? 1540 में, 1542 में, 1544 में या फिर 1546 में? इसका जो राइट आंसर 75 का वो रहेगा आपका 1540 में पद्मावत की रचना पूर्ण हुई थी, 1540 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। सूफी परंपरा में मनसबी शैली के जनक किसे माना गया है? सूफी परंपरा में मनसबी शैली का जनक किसे माना गया? मुल्ला दाऊद को, कुतुबुद्दीन को, जायसी को या फिर उस्मान को? राइट आंसर इसका राइट आंसर दोस्तों जायसी को मनसब शैली का जनक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम 52वां। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 77। जायसी की रचना पद्मावत को लौकिक रचना मानने वाले विद्वान कौन से हैं? जायसी की रचना पद्मावत को लौकिक रचना मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, से हजरत प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा? इसका जो राइट आंसर है विजय देव नारायण शाही जो है इसे एक लौकिक रचना मानते हैं। नागमती का विरह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, ये कथन किस कवि का है? 78 का राइट आंसर आपको बताना है। आचार्य शुक्ल का है, हजरत प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या फिर मिश्र बंधु का है? इसका राइट आंसर दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसे हिंदी की साहित्य की अमूल्य निधि माना गया है, नागमती का विरह को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम 79वां। हिंदी राम भक्ति परंपरा का प्रथम कवि आचार्य शुक्ल ने किसे माना है?
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदी रामायण की परंपरा का प्रथम कवि कौन सा है और किसने प्रथम कवि माना है, ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, तो आप ध्यान रखें। तो इसका जो राइट आंसर वो आपको बताना है, रामानंद को, तुलसीदास को या फिर विष्णु स्वामी को। इसका राइट आंसर है रामानंद को प्रथम कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी राम भक्ति परंपरा का। ओके, प्रश्न 80वां दोस्तों, तुलसीदास की किस रचना का सूरदास के पदों का प्रभाव मिलता है? तुलसीदास की किस रचना पर सूरदास के पदों का प्रभाव मिलता है? ए कृष्ण गीतावली का, बे गीतावली का, से दोहावली का, दे कविता बली का। तो राइट आंसर है गीतावली, ये रचना है तुलसीदास की जिस पर सूरदास के पदों का प्रभाव मिलता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 81वां, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि तुलसीदास की अंतिम जो रचना है वो कौन सी है? कवितावली है, गीतावली है, हनुमान बाहुक है या फिर विनय पत्रिका है? आपको पता है दोस्तों, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये प्रमाणिक रचना मानता है आचार्य राम शुक्ल, किंतु हनुमान बाहुक को वो प्रमाणिक रचना नहीं मानते हैं, किंतु अंतिम रचना इनकी यही है दोस्तों, आप ध्यान रखें। हनुमान बाहुक ये तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं 82वां, जाके प्रिय ने राम बेदही पद तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत हैं, लिए गए हैं? विनय पत्रिका से, रामचरितमानस से, बरबैया रावण से या फिर वैराग्य संदीपनी से? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर विनय पत्रिका से ये पद लिए गए हैं, जाके प्रिय ने राम बेदही। 83वां प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। देखिए, तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी, ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, हरिप्रसाद द्विवेदी का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है या फिर जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है? तो 83 का जो राइट आंसर दोस्तों सोचिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपके सामने हरिप्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न देखिए, जननी निरखती बाण धनु हैया गीतावली के किस कांड से ये पद लिए गए हैं? तो 84 का जो राइट आंसर है वो बताना है आपको, बालकांड से लिए गए हैं, अयोध्या कांड से लिए गए हैं, अरण्य कांड से लिए गए हैं या फिर किष्किंधा कांड से लिए गए हैं? तो 84 का राइट आंसर है अयोध्या कांड से ये जो है पद लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, रामचरितमानस के किस कांड की रचना तुलसीदास ने काशी में गुरु शेष सनातन के आश्रम में की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए, तो बालकांड की या फिर अयोध्या कांड की, अरण्य कांड की या फिर किष्किंधा कांड की? तो 85 का जो राइट आंसर दोस्तों वो किष्किंधा कांड की रचना कवि ने गुरु शेष सनातन के आश्रम में की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम 86वां प्रश्न, तुलसीदास की रचना बरबैया रामायण किस भाषा की रचना है? बरबैया रामायण जो रचना है वो किस भाषा की रचना है? अवधी भाषा की है, ब्रज भाषा की है, मैथिली भाषा की है, फिर खड़ी बोली की है? तो इसका जो राइट आंसर 86 का दोस्तों वो है आपका अवधी भाषा की रचना है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, तुलसीदास की रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, जिनमें से 5 रचना दोस्तों अवधी भाषा की हैं और 7 रचनाएं ब्रज भाषा की हैं। यदि आप इसका वीडियो देखना चाह रहे हैं, ट्रिक के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है, वो इस वीडियो हमारा जो चैनल है उस पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। वो ट्रिक के साथ बहुत सात तरीके से उसको बताया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोहावली, कवितावली, गीतावली या फिर रामलला नछू? तो इसका राइट आंसर है रामलला नछू। ये आपके बात करें हम तो ये अवधी भाषा की रचना है, बाकी सभी इसमें रचना जो है दोस्तों अवधी जो है ब्रज भाषा की हैं। तो ट्रिक का याद रखना है, ट्रिक कबीर दो बकरी, और एक ट्रिक है दोस्तों आपका जो है अवधी भाषा की है, वो आपको वीडियो में दी जाएगी। तो ओके दोस्तों, राजा पराप ये अवधी भाषा की ट्रिक है और कबीरा दो की बकरी ये ब्रज भाषा की
ट्रिक है, जिसमें 7 रचनाएं ब्रज भाषा की हैं और 5 रचनाएं अवधी भाषा की हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। तुलसीकृत खंड काव्य कौन सा है इसमें से? रामचरितमानस है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है, या फिर वैराग्य संदीपनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 88 का वो रहेगा जानकी मंगल। ये एक खंड काव्य के रूप में विख्यात है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। गोसाई चरित वेणी माधव दास के अनुसार तुलसीदास ने मानस का प्रथम पाठ किसे सुनाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रसखान को सुनाया था, नरहरिदास को सुनाया था, शेष सनातन को सुनाया था, या फिर रहीमदास को सुनाया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है रसखान को सुनाया था। तुलसी के साहित्य की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जो आधार माना जाता है वो किसे माना जाता है? देखिए, तुलसी के साहित्य की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जो आधार है वो किसे माना गया है? तो आप बताइएगा इसमें से। देखिए, दास्य भावना को, लोक कल्याण की भावना को, राम राज्य स्थापना की कल्याण, या फिर विष्णु अवतार के रूप में राम आराधना को? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है आपका सबसे बड़ा आधार है जो है वो है लोक कल्याण की भावना। एक 91वां प्रश्न दोस्तों। अब अपलोक शोक मत सुत तोरा, अब अपलोक शोक सुत तेरा, प्रस्तुत पद में सुत शब्द का जो प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मण के लिए हुआ है, लव के लिए हुआ है, कुश के लिए हुआ है, या फिर लव और कुश दोनों के लिए हुआ है? दोस्तों ये लव और कुश दोनों के लिए हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इसका लक्ष्मण के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, सुत। ठीक है। ते ही रघुनंदन लखन सिए अनहित लागी जाही, रेखांकित शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। 92 कैकई के लिए, मंथरा के लिए, भरत के लिए, या सुरसा के लिए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कैकई के लिए प्रश्न ये जो शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। रीति काल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? रीति काल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। श्रृंगार काल नाम दिया है, अलंकृत काल नाम दिया है, कला काल नाम दिया है, या फिर रीति श्रृंगार काल नाम दिया? राइट आंसर का दोस्तों अलंकृत काल नाम दिया है। निम्न में से केशवदास की प्रबंध काव्य कौन सा इसमें से नहीं है? केशवदास का जो प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है? जहांगीर रसचंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, या फिर छंद माला? तो छंद माला जो रचना है दोस्तों ये प्रबंध काव्य का नहीं है। ये हम बात करें तो ये किस प्रकार कांड काव्य है दोस्तों? तो ये दोस्तों मुक्त काव्य है, छंदमाला, ना कि प्रबंध काव्य है। केशवदास ने राय प्रवीण नामक नर्तकी को शास्त्रीय शिक्षा देने हेतु किस ग्रंथ की रचना की है? कवि प्रिया की, छंदमाला की, रसिक प्रिया की, और दय रतन पावनी की? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपके 95 का वो क्या होगा? कवि प्रिया की इन्होंने रचना की है। ठीक है, नर्तकी को शास्त्रीय शिक्षा देने हेतु कौन ने? केशवदास ने। ठीक है, राय प्रवीण नामक नर्तकी का नाम है दोस्तों ये। आगे देखिए 6वां प्रश्न है। कवि को न देना चाहे विदाई, कवि को देना चाहे विदाई पूछे कविता की कविताई प्रयुक्त जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? और ये पंक्तियां दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रहीमदास की हैं, तुलसीदास की हैं, केशवदास की हैं, फिर या बिहारी की हैं। कवि को देन न चाहे विदाई पूछे खालिस्तान की कविता, ये पूरी रचना के जो पद हैं वो किसके हैं? तो केशवदास के हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम 97वां। हिंदी साहित्य में संवाद योजना हेतु प्रसिद्ध कौन से कवि हैं? केशवदास हैं, तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं, या फिर मतीराम है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो केशवदास हैं। 97 का राइट आंसर है आपका ए। आगे चलते हैं दोस्तों 98 प्रश्न 98 थर्ड लास्ट प्रश्न है ये। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है, चिंतामणि को कहा जाता है, दूल्हे कवि को कहा जाता है, या फिर केशवदास को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? 98 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है केशवदास को
कहा जाता है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कितने सर्गों में विभक्त है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। रामचंद्रिका नामक रचना है वो 1601 में प्रकाशित हुई थी ये, और ये कितने सर्गों में विभक्त है? 39 प्रकाश में। सर्गों को नाम यहाँ प्रकाश नाम दिया गया है, 61 प्रकाश में या फिर 75 प्रकाश में या फिर 37 प्रकाश में। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 39, यानी कि 39 प्रकाश सर्गों में ये विभक्त है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपका जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 100वां। रसिक प्रिया व कवि प्रिया कितने प्रकाश सर्गों में विभक्त है? देखिए, रसिक प्रिया और कवि प्रिया कितने प्रकाश सर्गों में विभक्त है? सर्गों को नाम यहाँ प्रकाश नाम दिया गया है, 14 प्रकाशों में, 16 में, 18 में या फिर 20 में। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है 16 प्रकाशों में, सर्गों में विभक्त है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा हुआ है दोस्तों। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 7 तारीख को और 8 तारीख को 8 सितंबर और 9 सितंबर या 7 अगस्त के बीच में यह सेकंड ग्रेड का पेपर है दोस्तों। तो प्लीज़ आप यदि हिंदी के टीचर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, यहाँ से कम आपको 5 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और ये दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले भी मैं लगभग दोस्तों कम से कम 50 वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित बना चुका हूं। यदि आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट में जाकर। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।